So very good afternoon to all of you. This is day number 8. We were doing differences between conditions and warranties and we were on this point, section 13. कब हम कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट करेंगे? जब हम कंडीशन ब्रेक होती है तो हमको एक बड़ा अधिकार मिलता है. नंबर 1, हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं. नंबर 2, हम अपने पैसे वापस डिमांड कर सकते हैं. जब कंडीशन ब्रेक होती है तो हमें 2 राइट्स मिलते हैं. बट जब वारंटी ब्रेक होती है तो वो एक छोटा अधिकार हमें मिलता है कि हम डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं और हमको गुड्स वापस करने का अधिकार नहीं मिलता. मतलब हमको कॉन्ट्रैक्ट तो मेंटेन करना पड़ता है बट उस चलते कॉन्ट्रैक्ट में हमारा जो नुकसान हुआ उसका हम हर्जाना क्लेम कर सकते हैं. तो हमने सेक्शन 13 पढ़ना स्टार्ट किया था. हमने पढ़ा था वॉलंटरीली कभी कभी बायर स्वयं ही नुकसान होने के बाद भी सोचता है कि कौन उलझे और वो अपना छोटा मोटा कोई उसको जो मिल भी सकते थे पैसे, उस झगड़े से बचने के लिए वो अपना अधिकार ही त्याग देता है. वेव करना मतलब त्यागना. सो वो अपना अधिकार खुद ही त्याग देता है. दैट्स द फर्स्ट केस. और सेकंड केस में वो अधिकार को छोटा कर लेता है. वैसे उसका अधिकार क्या था कि वो गुड्स को वापस करता, बट उसने कहा मैं गुड्स तो रख रहा हूँ बट तुम मुझे डिफरेंस दे दो. जिसमें मैंने आपको चावल का एग्जाम्पल दिया था. आप यही लिखें कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से, लिख लीजिए एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से 100 रुपये किलो का बता के चावल का ट्रेड किया. घर जाके जब उसने देखा तो वो चावल 75 रुपये की वैल्यूएशन वाली वैरायटी के थे. तो बायर ने सामान तो रख लिया परंतु बायर ने बोला कि मेरे 25 रुपये जो एक्स्ट्रा तुमने ले लिए मुझको वो दे दो. तो एग्जाम्पल नोट कीजिएगा. सो ये हम पढ़ रहे थे सेक्शन नंबर 13, कब कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट किया जा सकता है. हिंदी में इसका मतलब है वैसे तो हमको एक बड़ा अधिकार मिला दैट हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लेते, पैसे वापस मांग लेते, बट हमने कॉन्ट्रैक्ट को मेंटेन रखा और हमने सिर्फ जो छोटा अधिकार है डैमेज लेने का वो अप्लाई कर दिया. तो हमने इसके लिए ये 4 पॉइंट्स लिखे थे. फर्स्ट 2 पॉइंट्स पुनः बता रही हूँ. मैं किसी व्यक्ति के पास गई और मैंने उससे कुछ सामान खरीदा. सामान उसने जिस डिस्क्रिप्शन का दिया था वैसा नहीं निकला. तो जब भी डिस्क्रिप्शन के अनुसार गुड्स नहीं निकलते तो हमारा हक होता है कि हम गुड्स को वापस करें. बट इतनी झंझट मैं करती, उससे इतना डिस्कशन करती. मुश्किल से 50-100 रुपये के गुड्स थे. मुझे बच्चों की क्लास लेने आना था. मैं अगर 1 घंटा डिस्कशन करती तो मेरी 1 घंटे की क्लास मिस होती. तो मैंने सोचा कौन झंझट में पड़े. मैंने कहा छोड़ो यार, अगली बार ऐसा मत करना, और मैं चली गई. तो कभी कभी बायर अधिकार होते हुए भी उसको त्याग देता है. तो ये फर्स्ट केस है. सेकंड केस, हमने जो बायर है ही चूजेस टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी. जैसे कि ब्रीच ऑफ वारंटी होती है तो आदमी को सिर्फ डैमेज मिलते हैं. तो ब्रेक तो कंडीशन हुई थी पर उसने मान लिया उसे वारंटी की तरह. तो इसका एग्जाम्पल लिखिए. लिखो, ए ने बी को, ए इज़ द सेलर, बी इज़ द बायर. ए ने बी को फर्स्ट कैटेगरी के गुड्स बताए कि ये 100 रुपये के हैं और इनकी ये वैल्यू है, गुणवत्ता है, ये फीचर्स हैं. तो टेक्निकली गुड्स वैसे नहीं निकले. फटाफट अपने मन से बनाइए, दिमाग लगाइए, गुड्स वैसे नहीं निकले. तो यहाँ पर बी को हक मिल गया कि वो गुड्स वापस कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया. उसने बोला मैं गुड्स तो रख रहा हूँ, मेरे जो 25 रुपये एक्स्ट्रा लग गए तुम तो वो दे दो वापस. एज आई सेड, ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसकी भी कोई डायरेक्ट केस स्टडी नहीं आती, बट ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम का काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो यू विल हैव टू लर्न द आंसर. Written everyone? Please ensure that your notes are complete, because if your notes are not complete, you are not going to pass simply. This topic is typical and it becomes further worse if you don't have systematic notes. All right. Third point.
non-severable contracts, non-severable contracts, non-severable contracts. बेटू सेवर शब्द का मतलब होता है किसी चीज़ को कट करना, किसी चीज़ को अलग करना. ये शब्द सेवर बना कहाँ से है? जब फसल उगती है तो जो किसान होते हैं उनके पास एक हसिया होता है और उससे वो बस जड़ से थोड़े ऊपर से अपनी फसल को काटते हैं. तो दैट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द शब्द सेवर. सेवर मीन्स जमीन से अलग करना उस फसल को. तो यहाँ पर सेवर का क्या मतलब है कि गुड्स जो कॉम्पैक्ट हैं उनको टुकड़े में करना संभव नहीं है. मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक ही बार में सुन लेना. मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक डाइनिंग टेबल का सेट बेचा. अब ये जो डाइनिंग टेबल थी इसमें टेबल और 6 कुर्सियाँ थीं. अब ये एक सेट था. अब जो सेलर है उसने कहा ये टीक वुड की टेबल है. तो टेबल और 5 कुर्सियाँ तो टीक वुड की ही थी, बट उसमें से एक जो टेबल कुर्सी है वो हल्के क्वालिटी के वुड की थी. टीक वुड की अच्छी स्ट्रेंथ रहती है, बहुत मजबूत रहती है, सालों साल चलती है. पर एक कुर्सी साधारण लकड़ी की थी. तो जो बायर है वो ऐसा करना चाह रहा है कि बस ये वाली चेयर वापस ले लो, और सेलर कह रहा है कि देखो वापस करना है तो पूरा सेट मैं बदलने को तैयार हूँ. बट तुम कह रहे हो कि सेट तो तुम्हें यही चाहिए, बस एक ये वाली चेयर वापस ले लो. तो ये चेयर तो मेरे भी अकेले किसी काम की नहीं है, क्योंकि हम गुड्स को टुकड़े में नहीं कर सकते. वो एक कॉम्पैक्ट चीज़ है पूरी. सेम डिज़ाइन की कुर्सी, अगर उसके पास दूसरी सेलर के पास डाइनिंग टेबल नहीं है तो वो इस कुर्सी को लेके क्या करेगा? तो जब गुड्स को आप टुकड़ों में नहीं बांट सकते और बायर अधिकतर पोर्शन रखना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में व्हाट हैपन्स, भले ही वो हल्की क्वालिटी की निकली, वो वापस नहीं कर सकता क्योंकि वो पूरा वापस करना नहीं चाह रहा है. बट वो ये कह सकता है कि मुझे डिफरेंस दे दो. अगर टीक की चेयर 2000 रुपये की है और तुमने जो चेयर अभी दी है वो 500 रुपये की वैल्यू की है लकड़ी, तो तुम मुझे 1500 रुपये वापस कर दो. लिख लो, एज इट इज़ एग्जाम्पल लिख लो. राइट दी एग्जाम्पल. राइट दी एग्जाम्पल. नॉन सेवरेबल शब्द का मतलब है दैट गुड्स को विभाजित करना पार्ट्स में संभव नहीं है. नॉन सेवरेबल का मतलब है गुड्स को टुकड़ों में विभाजित करना संभव नहीं है. एग्जाम्पल, ए ने बी को एक डाइनिंग टेबल बेची. उस सेट में चेयर थी 5-6 और एक टेबल थी. उसने कहा सेलर ने कि ये टीक वुड की है. सो वो टीक वुड की ही थी, बट उसमें से एक चेयर जो थी वो साधारण लकड़ी की थी. अब बायर सेलर के पास गया और उससे बोला कि मैं ये वाली चेयर वापस करना चाहता हूँ, बाकी पूरा रखना चाहता हूँ. तो सेलर कह रहा भाई मैं वो एक चेयर लेके क्या करूँगा, करना है तो पूरा वापस कर, और नहीं तो ये भी रख ले. तो फिर बायर ने सोचा कि मैं ये रख लेता हूँ पूरी सेट. बट उसने फिर सेलर से कहा कि तुम मुझे वो जो तुम्हारी चेयर हल्की क्वालिटी की है उसके पैसे लौटाओ. दिस इज पॉसिबल. नाउ वन ऑफ यू विल एक्सप्लेन टू मी यहाँ नॉन सेवरेबल का मतलब क्या है. गर्ल्स, दिस रो प्लीज एक्सप्लेन टू मी बेटा, नॉन सेवरेबल का यहाँ कैसे यूज हो रहा है. कैन यू प्लीज स्टैंड अप एंड टेल मी नॉन सेवरेबल का यहाँ क्या मतलब है. एनीवन? यस बेटा. मतलब कि जो भी गुड्स हैं वो अलग अलग नहीं कर सकते, वो एक ही साथ अगर ये अलग अलग कर सकते तो जैसे कि कोई गुड्स हमने ऐसे खरीदे होते, जैसे हमने 10 ब्रेड खरीदी होती, 10 पैकेट ऑफ ब्रेड खरीदी होती, हमारे घर में प्रोग्राम था, तो उसमें से एक ब्रेड के अंदर हमें बाहर से दिख रहा है ट्रांसपेरेंट पन्नी में कि वो थोड़ी सी ख़राब है, ब्रेड टूटी हुई है, क्रम्बल हो गई है. तो क्या हम उस एक पैकेट को तब हटा सकते थे? वो सेवरेबल होता तो वहाँ वो वापस ले लेता और रिप्लेस कर देता. बट यहाँ इतना इजीली उसको काटना और वापस करना संभव नहीं है. क्या ये बात सबको स्पष्ट है? तो जब गुड्स आर नॉन सेवरेबल तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा कि गुड्स तो रखो, डिफरेंस ले लो पैसों का.
ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट कर लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रीजन ऑफ ब्रीच इज सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। रीजन ऑफ ब्रीच इज सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। थको मत बच्चे, अपने लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है पढ़ाई। पढ़ाई करने में पेशेंस लगता है और कंफर्ट जोन के बाहर निकल के ही सक्सेस मिलती है। सो लास्ट पॉइंट है इसका, रीजन ऑफ ब्रीच इज सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। नाउ सपोजिंग बच्चे, हमने मार्च में 2020 में किसी से बोला कि चाइना से वो हमको इंपोर्ट करके सामान लाने वाला था, और 20 मार्च को लॉकडाउन लग गया। चाइना और इंडिया का व्यापार क्लोज और सील हो गई इंडिया की बॉर्डर। तो अब जब वो ला ही नहीं सकता है वहाँ से रॉ मटेरियल, तो उसने यहीं इंडिया के किसी चीज़ का रॉ मटेरियल लेके हमको दे दिया। तो ये उसकी भी कोई गलती नहीं है, दिस इज़ कॉल्ड सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। तो इसमें तो आप गुड्स वापस नहीं कर सकते, आप वैल्यू जो कम आपको मिली वो आप ले सकते हो। जैसे कि आप चाइना से मंगाते रॉ मटेरियल और वो चीज़ 10,000 रुपये की होती, और अब आप यहाँ का सामान ले रहे हो वो 2,000 का है, तो आप उससे क्या कह सकते हो, 8,000 वापस दे दें। लिखो इस एग्जाम्पल को भी। रीजन ऑफ ब्रीच इज सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, उसमें बस लिख लो इम्पोर्ट बैन। बस इतने से, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर समय नहीं देना चाह रही हूँ, क्योंकि ये 5-6 अटेम्प्ट 7 अटेम्प्ट में एक बार 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, नो केस स्टडी। सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 13 यूनिट नंबर 2 का ये लास्ट सेकेंड पॉइंट है। सेक्शन नंबर 13, व्हेन कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। इस पॉइंट का मतलब है कि वैसे तो कंडीशन ब्रेक हुई है, बट बायर उसको वारंटी की तरह मान रहा है और हर्जाना लेके रेडी है। इसकी 2 कंडीशन वॉलेंटरी हैं, 2 कंडीशन में उसको ऐसा करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। ऑलराइट, एक बार फटाफट टॉपिक रिव्यू करते हैं। प्लीज टेल मी हमने क्या पढ़ा, कौन सा टॉपिक पढ़ा यूनिट नंबर 2 का, कंडीशंस एंड वारंटी। फटाफट चैप्टर यूनिट 2 रिव्यू करेंगे, फटाफट एवरीवन। आप मेरे क्वेश्चंस का तुरंत जवाब देंगे। बताइए, कंडीशन और वारंटी में से विच इज अ बिगर राइट, विच इज अ स्मॉलर राइट? किसमें 2 राइट मिलते हैं, किसमें 1 राइट मिलता है? विच इज सुपीरियर राइट, विच इज जूनियर राइट? एनकम्बरेंस क्या है, टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, सैंपल क्या है, सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन क्या है, डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स क्या है, कि कौन सी चीज 4 है, कौन सी चीज 7 है, दोनों में से किसमें कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है, किसमें सिर्फ डैमेज मिलता है, टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, मर्केंटेबिलिटी क्या है, होलसमनेस क्या है, फिटनेस एज पर यूसेज ऑफ ट्रेड क्या है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंस क्या है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, यूनिट नंबर 2 का लास्ट पॉइंट, कैविएट एम्प्टर। यूनिट नंबर 2 का लास्ट पॉइंट, डॉक्ट्रीन ऑफ कैविएट एम्प्टर। यूनिट नंबर 2 का लास्ट पॉइंट, ये आपने 12th में भी इसके बारे में थोड़ा सुना है, डॉक्ट्रीन ऑफ कैविएट एम्प्टर, क्रेता सावधान रहे। डॉक्ट्रीन ऑफ कैविएट एम्प्टर, सेक्शन नंबर 16, वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 16, डॉक्ट्रीन ऑफ कैविएट एम्प्टर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप लिख लें कि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये काफ़ी कुछ सिमिलर है जो हमने कंडीशंस पढ़ी हैं उससे। डॉक्ट्रीन ऑफ कैविएट एम्प्टर, हिंदी में क्रेता सावधान रहे, अंग्रेजी में लेट द बायर बिवेयर, लेट द बायर बिवेयर। क्रेता सावधान रहे, द बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग द क्वालिटी एंड सूटेबिलिटी ऑफ गुड्स बिफोर परचेज। हिंदी में लिख लो पहले तो, क्रेता मतलब खरीदने वाला, विक्रेता सेलर को कहते हैं, क्रेता इज द बायर, क्रेता सावधान रहे। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने अनुसार अपने गुड्स अपनी चॉइस के खुद सेलेक्ट करे। अब आपने खुद ने खराब सिलेक्शन किया और आप उसका ठीकरा ढोल रहे हो सेलर पे, तो सेलर थोड़ी जवाबदार होगा।
इस पॉइंट का क्या मतलब है? सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ गुड्स बाय द बायर। किसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि अपने अनुसार अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से गुड्स खरीदे? बायर। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू एन एग्जाम्पल। पेन नीचे रखो। मुझको सपोजिंग भोपाल से डेली अप डाउन करके होशंगाबाद जाना होता था एक कॉलेज में लेक्चर लेने के लिए। भोपाल से होशंगाबाद हाईवे कनेक्ट करता है। मैं एक टाटा के शोरूम पे गई और मैंने उनसे कहा कि मुझको टाटा नैनो दे दीजिए। क्या बोला मैंने? तो मैंने जब बोला कि टाटा नैनो दे दीजिए, उन्होंने दे दी। अब जब मैं हाईवे पे टाटा नैनो चला के गई तो एक तो टाटा नैनो और ऊपर से लेडी ड्राइवर, क्या कॉम्बिनेशन है, वाह वाह। तो कहीं इधर से गाड़ी हमारी ठुके, कहीं उधर से गुटे, तो भैया पापड़ी बन गई थोड़ी देर बाद। हम तो सुरक्षित निकल आए पर हमारी गाड़ी की हालत हो गई खराब। हाईवे पे बड़े बड़े ट्रक और उसमें वो बिल्कुल जरा भी कहीं से निकालो तो कहीं इधर टकरा जाए, कहीं उधर टकरा जाए, तो टकराता क्या, वो तो पूरी चिपक ही जाए। तो अब हमको आई बड़ी गुस्सा। हम लौट के आए शोरूम वाले के पास और हमने दे दनादन उससे लड़ना चालू कर दिया। कैसी गाड़ी दे दी आपने, बेकार आदमी है आप, तो बेईमान आदमी है, तो आपकी नीयत ही खराब है, इतना बोल दिया। बोला मैडम प्रॉब्लम क्या है? उनके मालिक ने आके बोला। मैंने कहा सर, मैंने कहा टाटा नैनो दे दो और मेरे को हाईवे पे जाना था तो इन्होंने मेरे को गलत गाड़ी क्यों भेजी? अब बताओ, उस गाड़ी का सिलेक्शन मैंने किया या शोरूम वाले ने? तो गलती भी किसकी? तो जब भी कोई बायर अपने लिए कोई गुड्स खरीदता है तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो देखे कि नैनो के बारे में उसकी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि वो गाड़ी हाईवे के लिए सूटेबल कहीं से नहीं है, हाँ या ना। मगर इस एग्जाम्पल को मैं चेंज कर रही हूँ क्योंकि इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। मैं अगर शोरूम वाले के पास जाती, आप खड़े हो जाइए, आप हैं शोरूम के इंचार्ज, मैंने आपसे कहा सर मुझको गाड़ियों का कोई आइडिया नहीं है, मुझको रोज सुबह हाईवे क्रॉस करके होशंगाबाद जाना होता है, आपके शोरूम में इतनी सारी गाड़ियां हैं, आप बता दीजिए कौन सी गाड़ी उचित रहेगी। टाटा इंडिका ले लूँ, टाटा नैनो ले लूँ, टाटा ये और वो एक दो गाड़ियाँ उस बजट में जो आ सकती हैं मैंने वो बताई। ध्यान से सुनेंगे भाई लोग, मैंने क्या कहा इसको कि मुझको क्या, मुझे गाड़ी के बारे में पता है? मैंने इनसे क्या बोला? मुझे गाड़ी के बारे में आप बता दीजिए। और मैंने आपको स्पष्ट कहा मुझे क्या पर्पस सॉल्व करना है, और फिर भी भाई लोग इन लोगों ने मुझे कौन सी गाड़ी पकड़ा दी? अब गलती किसकी है? तो ये आपको बस इतना सा एग्जाम्पल अगर आ गया तो यही पेपर में आएगा। एक्सेप्शंस टू कैविएट एम्प्टर। पहली बात तो आप बताइए कैविएट एम्प्टर से क्या समझे? क्रेता सावधान रहे। क्रेता मतलब बायर मैं हूं, तो सावधान भी किसको रहना है? ठीक है, लिखते हैं। एवरीबडी विल राइट फटाफट। राइटिंग स्पीड एकदम तेज रखेंगे। सेक्शन नंबर 16 स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है आप उसको फटाफट लिखेंगे और जैसा हम पढ़ रहे हैं ऑनलाइनर्स। अभी मैं जितना बोल रही हूँ बस उतना सुनिएगा। अब मैं एक पंथ दो काज कर रही हूँ, आपके नोट्स चेक कर रही हूँ, उनको आवाज़ भेज रही हूँ। हम पढ़ रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर। डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर कहता है क्रेता सावधान रहे। इस बात का मतलब है कि जब भी कोई व्यक्ति गुड्स खरीदने जाता है तो उसको उन गुड्स का क्या उपयोग करना है ये उसको खुद को पता होता है। अपने अनुसार सही गुड्स का चयन करना क्रेता मतलब खरीदार मतलब बायर का ही दायित्व होता है। वो लापरवाही से गुड्स खरीदे और इस बात का चीकरा वो सेलर के ऊपर फोड़े तो ये बात गलत है। तो इसलिए ये डॉक्ट्रीन बन गई, लेट द बायर बिवेयर। खरीदने वाला सावधान होके खरीदे। जितना मैंने अभी तक बोला था उसका जिस्ट यही है। फिर अब मैं जब उसके एक्सेप्शंस पढ़ाऊंगी तब तुमको आगे का एक एक करके समझाऊंगी। ये पूरा लिखना है बच्चे, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है 7 मार्क्स का। इसके हम एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। So caveat emptor is a Latin expression which means let the buyer beware. It says that
it is the duty of the buyer to make proper selection of goods and satisfy himself before buying any goods. Seller is not responsible for bad selection of goods by buyer. क्या ये बात यहाँ तक आपको स्पष्ट है everyone? आगे. The seller is under no duty to reveal unflattering truth about the goods. मतलब मार्केट में बैठा है सेलर, वो भी एक बिजनेस डील कर रहा है, तो कुछ तो कॉमन सेंस बायर खुद भी लगा लेना. सेलर अपने ही गुड्स की कमियां ऐसे खोल खोल के क्यों बताए? कोई नहीं ज़रूरत है उसको बताने की. So seller is under no duty to reveal unflattering truth about the goods. Seller is not responsible to know the purpose of the buyer also. सेलर को क्या मतलब कि बायर उन गुड्स का क्या करने वाला है. आपको अगर स्वेटर खरीद के नॉर्थ पोल पे जाना है तो आप बताओ ना सेलर को, तो वो सही गुड्स दे पाएगा. आपने उसे बताया नहीं, नॉर्मल स्वेटर खरीद लिया और अब बोल रहे सर आपने गलत स्वेटर दे दिया. द सेम एग्जाम्पल्स विल कम हियर. He is not responsible if the buyer chooses the goods negligently. He is not responsible if the defect is patent. लेटेंट पढ़ा था हमने शब्द, छुपा हुआ. पेटेंट का मतलब है ऊपर से ही दिख रहा है डिफेक्ट. जैसे कि आप गधा खरीदने गए, बताओ गधे में कितनी टांग होती हैं? 4. और उस गधे में कितनी टांग थी? 3. और आपने बोला कि वाह, उस सेलर ने कहा वाह क्या गधा है, आपने कहा वाह क्या गधा है, और खुद ही 3 टांग का गधा खरीद लाए, तो गधा कौन? बायर खुद. यस और नो? तो उसको कहते हैं पेटेंट डिफेक्ट, जो इन्हीं आंखों से दिख रहा है. क्लियर है? तो आप जैसा मैंने लिखा है आपको रटना नहीं है, आपको इसी सिंपल भाषा में आप लिखेंगे तो इंस्टीट्यूट को स्वीकार है. आप ये ना सोचें कि बहुत फ्लावरी लैंग्वेज लिखने से लॉ में नंबर मिलते हैं. बात सही लिखना ज़रूरी है. बताइए सेक्शन नंबर क्या है? अब ये सेक्शन अभी आपने मेरे साथ जस्ट थोड़ी देर पहले एक टॉपिक पढ़ा था, कंडीशंस एंड वारंटीज़. उससे बहुत कनेक्ट होगा क्योंकि वहाँ भी आपने 14 एंड 16 का रेफरेंस लिखा था. बोलिए हाँ या ना. तो एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आए और उसमें कंडीशन वाला भी पॉइंट लग रहा है और कैविएट एम्प्टर भी लग रहा है, तो आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं क्योंकि सेक्शन 16 तो कॉमन है. हाँ या ना? तो अब आप बिल्कुल चुपचाप सीधे बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी करिए, बिल्कुल सीधे बैठिए. अब मैं आपको एक्सेप्शन पढ़ाने वाली हूँ. कितने? 8. कितने एक्सेप्शन पढ़ेंगे? 8. शांत. बताइएगा कि मुख्य डॉक्ट्रिन में किसकी बचत हो रही है, बायर या सेलर? सोच के बोलिएगा. लेट द बायर बिवेयर. बायर सावधानी से खरीदे और अदरवाइज सेलर जिम्मेदार नहीं है. तो डॉक्ट्रिन मुख्यतः किसको बचा रही है? फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो. शांत शांत. लेट द बायर बिवेयर मतलब क्रेता खरीदार खुद सामान ध्यान से खरीदे और सेलर जवाबदार नहीं है अगर बायर ने ख़राब गुड सेलेक्ट करे तो डेफिनेटली ये डॉक्ट्रिन मुख्यतः सेलर को बचा रही है और वो कह रही है कि सेलर की कोई जवाबदारी नहीं है. हाँ या ना? क्या कह रही है कि सेलर की कोई जवाबदारी नहीं है, मगर इन 8 केसेस में सेलर की ही जवाबदारी मानी जाएगी और उसको गुड्स वापस लेने पड़ेंगे. ध्यान से सुनेंगे सभी. मुख्य डॉक्ट्रिन क्या कह रही है? सेलर की कोई गलती नहीं है. अगर बायर ने सिलेक्शन सही नहीं किया तो गलती किसकी है? बायर की. किसकी है? किसकी है? किसकी है? क्योंकि सावधान किसको रहना था? मगर इन 8 केसेस में सेलर की जवाबदारी मानी जाएगी. अब आप शांति से सुनिएगा, आधे से ज़्यादा केस आप ऐसे ही समझ जाएंगे क्योंकि जस्ट अभी आपने कंडीशंस एंड वारंटीज पढ़ी हैं, सेम टू सेम पॉइंट्स हैं. ओके, शांत. सबसे पहला फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज. सपोजिंग
मुझको जाना था हिली एरिया में, हाईवे पे। मैंने जाके दुकानदार से कहा कि सर मुझको गाड़ियों का बिल्कुल आइडिया नहीं है, आपके शोरूम पे टाटा नैनो भी है, टाटा इंडिका भी है, टाटा ये वो और भी 2-4 गाड़ियाँ हैं। मैं आपके ऊपर भरोसा कर रही हूँ, मैं आपके जजमेंट पे रिलाई कर रही हूँ। आपको जो उचित लगे कि माउंटेन पे, हिली एरिया में और हाईवे पे भी रफ सरफेस पे जो गाड़ी इतने ट्रैफिक में थोड़ी बहुत दुचपट जाए भी तो मजबूत बॉडी जिसकी हो, माइलेज भी अच्छा हो, बॉडी भी मजबूत हो, वो गाड़ी दीजिए। क्या उनको मुझको नैनो टिकानी चाहिए थी? और मैंने तो स्पष्ट कर दिया था अपना पर्पस, और फिर भी उन्होंने नैनो टिका दी। तो यहाँ सेलर जवाबदार है कि बायर? बस इतनी सी बात है। और ये एग्जाम का महत्वपूर्ण से भी महत्वपूर्ण से भी महत्वपूर्ण से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर सोगा में कोई नंबर 1 पे क्वेश्चन है तो वो ये है सेक्शन 16 कि हमने बायर ने जाके सेलर को सामने बता दिया, सर मेरे को गुड्स का आइडिया नहीं है, आप बता दो। अगर उसको ओपिनियन नहीं देनी थी तो चुप हो जाता, बोलता मैडम कहीं से पता करके आइए, हम राय नहीं देते। पर राय दो तो ढंग की तो दो, बोलो हाँ या ना। तो लिखिए फटाफट, फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज। फास्ट, where the buyer makes known to the seller, fast, where the buyer makes known to the seller। हम एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं, अपवाद पढ़ रहे हैं। इन सभी अपवादों में सेलर जिम्मेदार है, बायर जिम्मेदार नहीं है। Where the buyer makes known to the seller the particular purpose for which the goods are required and relies, माने भरोसा करता है, on the seller's skill or judgment, it is the duty of the seller to supply the goods as are reasonably fit for the purpose। फास्ट लिखिए, राइटिंग स्पीड तेज करिए। एग्जाम के लास्ट आवर में जैसे अपनी स्पीड होना चाहिए वैसे लिखिए। बिल्कुल ये मत परवाह कीजिए कि राइटिंग बिगड़ रही है। आप ये सोचिए कि पेपर कंप्लीट करने के लिए लास्ट में घसीटा मार लिखना ही पड़ता है, बस वो पढ़ाई आ जाए ऐसा लिखना है। आधे अधूरे शॉर्टकट्स और ये सब नहीं चलते इंस्टीट्यूट में। Where the buyer makes known to the seller the particular purpose for which the goods are required and relies on the seller's skill and judgment, it is the duty of the seller to supply such goods as are reasonably fit for the purpose। राइटिंग स्पीड तेज। अब आप ये अपने तरीके से लिख लीजिए कि मैम को जाना था माउंटेन्स पे और हाईवे पे, और दुकानदार शोरूम वाले को मैम ने बता दिया था कि उनको कौन से गुड्स चाहिए, कैसे, मतलब उनको गुड्स का आइडिया नहीं है, उनको नहीं आइडिया है। उन्होंने बोला था आप ही बता दीजिए सर, और उन्होंने नैनो पकड़ा दी, तो ये गलत बात है। शांत, क्या आपको एग्जाम्पल याद रहेगा? अगर मैं उसको बताती नहीं बेटू कि मुझे गाड़ी का क्या काम है, तब कौन जवाबदार होता? मैं। बट मैंने बता दिया तो जवाबदारी किसके सर चली गई? सेलर। श्योर एवरीवन? सिंपल पॉइंट है, स्पष्ट पॉइंट है, 16 नंबर सेक्शन है। कैविएट एम्प्टर के अपवाद, एक्सेप्शन, जितने भी एक्सेप्शन हैं, इन सारे एक्सेप्शन में सेलर इज रिस्पॉन्सिबल। फास्ट, written everyone, please move fast। केस लॉ सेकेंडरी लेवल पे आता है मेरे बच्चे। कुछ बच्चों को केस लॉ याद रह जाते हैं, कुछ लोगों को नहीं याद रहते हैं।
इंटर लेवल पे तो केस लॉ इम्पॉर्टेंट होते हैं, फाउंडेशन में उतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। डन एवरीवन? क्या आप मुझे हिंदी में एक्सप्लेन कर सकते हैं लास्ट बेंच कॉर्नर? यस प्लीज, लास्ट बेंच कॉर्नर फटाफट, कैन यू जस्ट पास ऑन द माइक फास्ट, हिंदी में एक्सप्लेन करिए। यस प्लीज, माइक पे बोलिएगा, माइक पे, अदरवाइज मेरे को आवाज़ नहीं आएगी। बच्चे थोड़ा उठ के फटाफट दे देना माइक। बच्चे डाउट पूछने से कोई ना डरे, बट पहले अटेंटिव रहे, कोशिश करे समझने की, फिर डाउट पे आए। यस प्लीज। मैम सेक्शन 16 का जो एक्सेप्शन हमें ये कहता है कि जैसे आप कार लेने गई नैनो टाटा के शोरूम पे, आपको चाहिए थी माउंटेन साइड जाने के लिए कार, लेकिन आपने बोला कि आपको पता नहीं है कि कौन सी कार माउंटेन की साइड के लिए अच्छी होगी, लेकिन सेलर से आपने ऐसा बोला, तो सेलर ने आपको नैनो कार दे दी जो कि माउंटेन साइड के लिए अच्छी नहीं थी, तो इस उस पे जवाबदार सेलर रहेगा और आप सेलर से ना कंपनसेट कर सकते हैं। गुड्स वापस, हम अपनी कार वापस कर सकते हैं। वेरी गुड, माइक ऑफ कर दीजिए। लिखेंगे सेकंड पॉइंट, गुड्स परचेज अंडर पेटेंट नेम, गुड्स परचेज अंडर पेटेंट नेम, गुड्स परचेज अंडर पेटेंट नेम, goods purchased under patent name. एग्जाम्पल सुनिएगा, रक्षाबंधन आने वाला था, 9 तारीख को है, हाँ या ना? सो मेरे 2 बड़े भाई हैं, तो मैंने सोचा कि अभी मैं एक काम करती हूँ, वो लोग कॉमोबीसी हैं तो कॉन्फ्रेंसेस में बहुत जाते हैं, तो मैं एक काम करती हूँ, उनके लिए वाइट शर्ट ले लेती हूँ। समय मेरे पास रहता नहीं है, तो मैं दौड़ते दौड़ते भागते भागते चलते फिरते वो मॉल के कॉर्नर पे, वहाँ पर रेमंड का शोरूम है यहीं पर कहीं, तो मैं गई, मैंने कहा भैया 42 नंबर की वाइट कलर की शर्ट दे दो, फुल स्लीव्स की, ना मुझे डिज़ाइन देखना है ना कुछ, 42 कलर की वाइट कलर की शर्ट दे दो। उन्होंने पैक का पैकेट जो होता है डब्बे में आती है ना शर्ट, हाँ या ना? तो हम रेमंड के शोरूम पे क्यों गए? क्योंकि हमें अच्छी क्वालिटी की, अच्छे मेक की, शेप की शर्ट मिल जाए बिना टाइम गंवाए। वही शर्ट अगर मैं और 2, 4, 5 दुकानों में देखती तो शायद 500 रुपये में मिल जाती, और वो मेरे से 1500 रुपये ले रहे हैं या 2000 ले रहे हैं, तो मैं ब्रांड नेम के कारण ही ऐसा कर रही हूँ ना, हाँ या ना? अब पता चला, मैं घर आई और उसकी एक बाँह थी ही नहीं। तो क्या मैं भैया से कहती कि भैया सॉरी आई एम सो बिजी, अब ऐसी पहन लो स्लीवलेस, दूसरी भी काट लो? यस और नो? तो बताओ मेरी गलती है कि सेलर की? क्योंकि मैं किसी 10 की 2, 10 की 3, 10 की 4 की दुकान पे नहीं गई थी, मैं ब्रांड नेम वाली शोरूम पे गई थी ताकि मुझे क्वालिटी की चीज़ मिल पाए। और क्योंकि मेरे पास समय कम था, तो जब मैं उनके पास लेके गई कंप्लेंट करने की भैया इसमें तो बाँह ही नहीं निकली, तो वो कहता है मैडम आपने पहले खुद क्यों नहीं देखा? क्या वो ये कहने का हक रखता है? नहीं रखता है। हाँ, अगर मैं किसी सेल में जाती, वहाँ लिखा तो 10 की 2, 50 की 2, 10 की 1, 1 की 1, 1 के 2, वहाँ जरूर मैं देखती कि बटन है कि नहीं, बाहाँ है कि नहीं, कॉलर है कि नहीं, हाँ या ना। वहाँ अगर टेढ़ी तिरछी निकलती चीज़ तो मैं कुछ नहीं कह सकती, तो उसने ऊपर लिखा था सेल, सेल का मतलब यही होता है। तो क्या आपको पॉइंट समझ में आ गया? लिखिए, फटाफट लिखिए। Goods purchased under patent or brand name. In this case, buyer is relying upon a particular brand. In this case, buyer is relying upon a particular brand. Hence, he is entitled to assume a given level of quality. Mike, थोड़ा कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए बच्चों इस तरफ। आप क्या समझे इस पॉइंट से? कॉर्नर मोस्ट हिंदी में पढ़ क्या रहे हैं? कैवियर टेम्पटर का सेक्शन क्या है? माइक पकड़िए और बोलिए बेटू, माइक ऑन करिए। बेटू कैवियर टेम्पटर का सेक्शन क्या है? 16। वो क्या कहता है? ये कहता है कि जो बायर है और सेलर है, अगर बायर ने सेलर को गुड्स बेचे, नहीं, कॉन्शियस मत हो।
बायर को अपने काम के गुड्स खुद देखने चाहिए और वो सावधानी से उसको सेलेक्ट करना चाहिए। अगर वो खराब गुड्स सेलेक्ट करता है तो बायर की ही गलती मानी जाएगी, सेलर गुड्स वापस नहीं लेगा। बट इसके अपवाद पढ़ रहे हैं हम, एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं। पहला मैंने आपको बताया कि बायर ने पर्पस बता दिया था, मुझे नैनो से हिलीज एरिया में जाना था। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने क्या दिया है, ये मुझे आपसे सुनना है। मैम अगर हम किसी ब्रांड नेम के उस पे अगर गुड्स खरीदते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि वो गुड्स सही दिए होंगे उसने, और इसलिए हमें नहीं देखा तो सेलर की जवाबदारी होगी। क्या हमें वहीं उसके सामने डब्बा खोल के देखने की जरूरत थी? हम घर आके डब्बा खोले, उसमें एक बाहर नहीं निकली तो हम वापस करने गए, तो क्या वो ये कह सकता है मैडम पहले क्यों नहीं देखा? गुड, एवरीबडी इज क्लियर विद द एग्जाम्पल। मैं आपके लिए ये स्लाइड, ऐसी बनी बनाई स्लाइड कहीं मिलती नहीं है, देखो मैंने ड्राइंग करी है, दिख रही है तुम्हें? वो मैंने एक वहाँ पे कलर करा है ताकि वो ना दिखे। तो इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए स्लाइड बनाते हैं और तुम अगर गधों सामान पढ़ो ही ना और सोगा को टफी टफी बोलते रहो, हमें कितना बुरा लगेगा? बोलो जी, हमारा दिल नहीं टूटेगा? बोलो, जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे? हाँ या ना? यस मैम, माइक क्लियर एवरीवन? सो पहला एग्जाम्पल हमने आपको क्या दिया? नैनो। ये 2 मिनट के लिए चेंज कर लो, मैडम ऐसे ही मान लो, हम ऐसे ये मिस्टेक हो गई, मैंने ध्यान दिया कि हमने क्या बना दिया। ओके, डन एवरीवन? यहाँ लिख लिया ये वाला पॉइंट। चलिए थर्ड पॉइंट, ये आप पहले ही पढ़ चुके थे कंडीशन में, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। क्या बेटू, एक सेकेंड, डाउट नहीं समझ पाई मैं, फिर से थोड़ा सा डिटेल में लिखूं। सेल बाय डिस्क्रिप्शन आप ही बताइए, अगर दुकानदार कोई डिस्क्रिप्शन देकर सामान बेच रहा है, सामान को डिस्क्रिप्शन से मैच करना चाहिए कि नहीं? और वो ऐसा नहीं निकला घर आके, क्या हम वापस कर सकते हैं? हाँ, वो ये नहीं कह सकता। आप सावधान क्यों नहीं रहे? भाई कैसे सावधान रहते? तू बोल रहा था, तेरी तो सुन के लिए था। हाँ या ना? लिख लीजिए फटाफट। ये बिल्कुल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कंडीशंस में, तो इसलिए एक ही बात है, कैविएट एम्प्टर लिखेंगे या कंडीशन ब्रीच हुई, एक ही बात है। जो सेक्शन वो पूछें वो बोल दीजिएगा। बेटा सुनो, मल्टी ब्रांड शॉप हो या जैसे शॉपर्स स्टॉप, उसमें इतनी सारी ब्रांड्स मिलती हैं, बट सभी ब्रांड एक लेवल ऑफ प्रीमियम चार्ज करती हैं अपने गुड्स के लिए। तो हम किसी भी एरो का लें, चाहे इसका लें, रेमंड का, या कोई भी ब्रांड लें जो एक सुपरलेटिव प्राइस चार्ज करती है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि भाई ब्रांड का पैसा दे काय को रहे हैं, समय नहीं है हमारे पास इसीलिए दे रहे हैं आपको अच्छी क्वालिटी के गुड्स के लिए, वरना 10 दुकान ढूंढ के तो हम भी खरीद लेते सही सामान। बोलो भाई हाँ या ना? तो शीघ्र अतिशीघ्र आप उस कैडर में आए कि आपको प्राइस टैग देख के सामान ना खरीदना पड़े, ऐसी मेरी दुआ है आप सभी के लिए। ओके चलो भैया, गुड्स ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हाँ या ना? हम खरीदने गए ब्रेड ऐसी, और उसमें 4 ब्रेड के बाद अंदर से निकली ऐसी। क्या हम वापस कर सकते हैं कि हमको ऐसी ब्रेड नहीं चाहिए? क्या वो बोल सकता है मैडम खोल के क्यों नहीं देखा पैकेट? कितने लोग तुम लोग ब्रेड खरीदने जाते हो तो एक एक खोल के देखते हो? बोलो हाँ या ना? लिख लो फटाफट। द रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर, फास्ट, राइटिंग स्पीड तेज, एग्जाम के आखिरी घंटे वाली। द रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर is not applicable on latent defect. What is latent? छुपा हुआ। Latent मतलब छुपा हुआ। The rule of caveat emptor does not apply, is not applicable for latent defects. तो रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर is not applicable for latent defects. छुपे हुए डिफेक्ट्स अगर हैं गुड्स में, हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि बिस्किट का पैकेट पूरा खोल के देखें, तो अब अगर वो अंदर से डिफेक्टेड निकला तो वापस लेना पड़ेगा। 5th पॉइंट ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, लिखिए सेल बाय सैंपल। हम गए थे चावल खरीदने, क्या खरीदने? अब हम चावल खरीदने गए थे, घर आके देखा तो उसने हमें 10 किलो वाला दे दिया राइस, ऐसा बेकार सा। सेल बाय सैंपल। तुम लोगों के लिए देख रहे हो कितनी प्यार से स्लाइड बनाई है, ऐसी नहीं बन गई बैठे बैठाए।
लिखो सेल बाय सैंपल ऑलरेडी कंडीशन वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। जो दिखाओ वही बेचो, दिखाना कुछ बेचना कुछ, ये बेईमानी नहीं चलेगी भाई। एआई का जमाना है तो एआई से ही स्लाइड बनाएंगे, और कहाँ से बनाएंगे। बात इसकी नहीं है कि चैट जीपीटी से बनाई कि एआई से बनाई, बात इसकी है कि बनाई जी। एआई में कैसी मेहनत, ओहो, तो तू बना के ले आई हो तू ही बन जा मेरा असिस्टेंट, तू ही बनाई हो मेरी सारी स्लाइडें, ठीक है। चलो चलो चलो, सेल बाय सैंपल सबको क्लियर है। जो दिखाओ वही बेचो, ऑलरेडी कहाँ में पढ़ चुके हैं कंडीशन में, आया ना। लिख लिया। 6 गुड्स बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, पहले ही पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं? गुड्स बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन लिख लिया, ठीक है। भावनाएं कभी आ जाती है ऊपर। हमारा बर्थडे कब आता है? 30 दिसंबर को आता है। क्या करोगे तुम तब तक? इंटर में आ जाओगे। ट्रेड यूसेज में सुबह क्या पढ़ा था? वुडलैंड। अरे 31 दिसंबर नहीं भाई, 30। ट्रेड यूसेज, जो ट्रेड यूसेज जैसा पढ़ा था ना, अगर कोई कंपनी के गुड्स किसी पर्टिकुलर फीचर के लिए प्रचलित हैं और वो वैसे नहीं निकलते हैं तो बायर से ये नहीं कह सकते हम कि साहब आपको देख के खरीदना था। वो आया ही आपकी दुकान पे इसलिए था क्योंकि आपकी दुकान प्रचलित थी। 8 पॉइंट, seller conceals active defect or is guilty of fraud। 8 पॉइंट, अरे शांत रहो। seller actively conceals a defect or is guilty of fraud। माइक किसके पास है? पीछे दे दो। हाँ भाई वेदांत भाई, आराम से हैं, आराम से माइक आपके हाथ में, आराम से। आप मुझे बता दीजिए इस पॉइंट का क्या मतलब होगा स्लाइड को देख के अंदाज से। जो टेबल है, जब सेलर जो टेबल है, अरे रुको तो सब्र करो, ऑनलाइनर्स आपस में बात नहीं करते ना। टेबल का एक लेग ब्रोकन था, बट सेलर ने एमसी मार के बायर को बोल दिया कि पूरी टेबल ठीक ही है। तुम सब सीरियस हो, भाषा सुधार लो मेरे भाई। भाषा तो सोच समझ के बोलो यार, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। अरे भैया बोलो अरे रुको तो सब्र करो, बोलो फिर से बोलो बोलो। जो सेलर था उसने एक ऐसी टेबल बेची जिसका लेग पहले से ही टूट चुका था, जिसको उसने एक्सील से फिर से चिपकाया, लेकिन उसने ये बात बायर को बताई नहीं। हाँ, ऊपर से क्या, ऊपर से आप एमसील से अगर कोई फिक्स कर दें चीज़ और ऊपर से वैसे ही सेम पेंट वार्निश कर दें, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि इसके अंदर कहाँ कहाँ क्रैक है? तो ये छुपा हुआ डिफेक्ट हुआ कि नहीं? तो अगर जानबूझ के सेलर कोई डिफेक्ट को छुपाता है और फ्रॉड ही कर रहा है बेसिकली, तो उसको सामान वापस लेना पड़ेगा। तो आपने 8 पॉइंट पढ़े हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कैवियर टेम्पटर के। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। ये मिस्टर अमीर। अब आप, ये एआई से नहीं मिलती है राज, ऐसी स्लाइड है, ढूंढनी पड़ती है ताकि बच्चों को मजा आए। अब अरे बना, शांत। तो हुआ क्या कि मिस्टर अमीर जो थे, आप उनका पहनावा तो देख ही रहे, वो गए एक मार्बल के स्टोर पर। तो ये जो मिस्टर अमीर हैं, ये गए एक मार्बल की शॉप पर। इन्होंने बोला कि मुझको पार्किंग में स्टोन लगाना है और घर के मंदिर में भी स्टोन लगाना है।
और मैं आपके जजमेंट पर निर्भर कर रहा हूँ, बताइएगा कौन सा स्टोन कहाँ उपयुक्त रहेगा। अब मार्बल जो होता है ना, वो भी अलग अलग वैरायटी का होता है। कुछ मार्बल तो इतने ठोस होते हैं कि आप भले पार्किंग में भी लगा लो, उसके ऊपर ट्रक जैसी भारी टायर भी चल जाए तो चटकता नहीं है। बट कुछ मार्बल इतने डेलिकेट होते हैं कि आप उनको हाथ से भी, जिससे मूर्तियाँ बनती है ना, वो काफ़ी डेलिकेट होते हैं। तो अब वो मूर्तियाँ मतलब वो, ताकि उनमें उनको शेप दिया जा सके और वो सब। तो अगर वो दुकानदार ने सुन लिया कि उनको पार्किंग में जहाँ काफ़ी गाड़ियाँ आती हैं वहाँ के लिए स्टोन चाहिए, तो उसको कोटा स्टोन या इस तरह के मजबूत जो ग्रीन वाले स्टोन होते हैं ना, या आजकल पेवर ब्लॉक चलते हैं, वो बताना चाहिए था, हाँ या ना, क्योंकि वो वजन सहन करके भी चटकते नहीं है वो पत्थर। तो दुकानदार ने इनको बताने के बाद भी पर्पस मार्बल टिका दिया पार्किंग के लिए। जैसे ही उनकी गाड़ियां, घर की 3-4 गाड़ियां पार्किंग में लगी तो सारे मार्बल चटक गए। तो क्या वो सामान वापस कर सकते हैं चटका हुआ? खुद भी वो चटक गए गुस्से में, क्या तो वो गए। तो सेलर उनसे कहता है आपको सावधानी से खरीदना था। बताओ यहाँ पर सावधान, गलती किसकी है, सेलर की बायर? अगर बायर अपना पर्पस नहीं बताता तब गलती किसकी होती? पर उसने तो बताया था कि मुझे क्या पर्पस है मेरा। तो फिर आपको यहाँ पर एक्सेप्शन लिखना पड़ेगा कि कैविएट एम्प्टर का अपवाद है। 16 नंबर सेक्शन है कैविएट एम्प्टर, उसका अपवाद नंबर 1 है कि जब बायर अपना पर्पस स्पष्ट कर दे तो सेलर का दायित्व होता है कि वो वही पर्पस के गुड्स दे, हाँ या ना। तो अब मैंने आपके लिए, सुनिए, ये जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं इसकी कुछ केस स्टडीज़ बनाई हैं, मगर एग्ज़ाम के क्वेश्चंस की, पर आई अंडरस्टैंड आपके इस घर जाके समय काफ़ी कम रहता है, क्लासेस अभी ज़्यादा चल रही हैं, तो मैं आपको अभी होमवर्क नहीं दे रही हूँ। बट मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग सभी लोग यहाँ तक का पूरा लर्न करके कल मेरे सामने उपस्थित होंगे। हमने कितने यूनिट्स होगा के निपटा दिए हैं? 2। अब कितने बचे हैं? 2। तो आपके कोर्स में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर आप कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे तो सोगा आपसे ही होगा, हाँ या ना? बोलो, सोगा हमसे ही होगा। अब इतने धीरे मत बोलो, सोगा हमसे ही होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।